नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 और यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम हिस्ट्री को क्विक रिवीजन कर रहे थे। हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया था। हम मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे। मेडुअल हिस्ट्री का आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया था। बचा हुआ पोर्शन जो हमारा आज का है वह है सैयद वंश के बारे में है। हमारी कोशिश होगी कि ये भी 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा समय इसमें ना लगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद वंश जो 1414 से लेके 1451 के बीच रहा था, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो पहले राजा के बारे में जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम खिज्र खां है। यहाँ जो लिख गया है वो गलत है, वो खिज्र खां है। सिर्फ इसको जो है आप क्या मैं ही कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खिज्र खां को मिटाने के लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, बस ये चले गए हमारे खिज्र खां बाबू। खा चला गया, बस खिज्र खां ही याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं सैयद वंश का संस्थापक कौन था। खिज्र खां था, ये याद रखिएगा। ये देखिए नीली पीली क्या हो जाता है समझ नहीं आता है। फिर इसके बाद देखेंगे इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी बल्कि रैयत ए आला की उपाधि ली थी। तो जो सैयद वंश के उसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। इसने कभी भी आप देखेंगे सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसने उपाधि ली थी रैयत ए आला की उपाधि ली थी। इस वंश में मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह नामक शासक हुए थे। बस इसके बारे में अब जो आ रहा है नया वंश वो लोदी वंश आ रहा है, जो 1451 से 1526 के मध्य रहता है। इसी के समय भारत की राजनीतिक इसी वंश में भारत की राजनीतिक में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और उस राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ आप भारत में धार्मिक परिवर्तन होता है, साथ ही साथ आर्थिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन, ऐसे कई परिवर्तन यहाँ से देखने को मिलेंगे जो आज भी हमें वर्तमान में इससे कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ लोदी वंश के बारे में। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। कब तक? 1451 से 1489 के बीच था। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। राजत्व सिद्धांत एक और के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका नाम बलबन था। बलबन का राजत्व सिद्धांत एक होता है, एक बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी का जो राजत्व का सिद्धांत था वह समानता पर आधारित था, जबकि वहीं बलबन का आप देखेंगे तो समानता पर आधारित नहीं था। इसके बाद देखेंगे सिकंदर लोदी जो कि बहलोल लोदी के बाद आता है, यानी कि 1489 से 1517 तक आता है। जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी ने किया। तो जौनपुर जिसे शिक्षा का केंद्र माना जाता था उस समय, तो उसमें जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा का निर्माण करवाया था। तो आगरा का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा कि आगरा का निर्माण किसने कराया था। आगरा का निर्माण 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कराया था। सिकंदर लोदी ने भूमि की मापन कराई जिसकी इकाई क्या है? गज ए सिकंदरी थी। यानी जैसे कि बीघा फुट होता है ना, जैसे वर्तमान समय में नापा जाता है, वैसे ही आप देखेंगे जो सिकंदर लोदी था उसने गज ए सिकंदरी चलाई थी। पूछा जाएगा गज ए सिकंदरी का तात्पर्य क्या है, तो यह एक भूमि मापन की इकाई है। और देखते इसने क्या किया था, उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए ताजिया निकलता है तो बहुत भीड़ लगती है, और उसके बाद फिर है ना, मतलब कि सभी धर्म में समानता होती, सभी का अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है, मुझे उसमें किसी भी हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन उसमें ऐसे कार्य होते हैं जिसमें किसी अपने आप को लोग कष्ट देते हैं, तो उस तरह के जो कार्य थे उस पर उसने रोक लगाई थी। पूछा जाएगा किस शासक ने मुहर्रम में ताजिया निकालने पर रोक लगाई थी? वो सिकंदर लोदी ने लगाई थी। इसने स्त्रियों को संतानों की नमाज पर जाने की मनाही कर दी थी। इसने क्या किया था, जो स्त्री थी उनको संतों के मजार पे, ऐसे देखे बाबा पीर मजार होता था, इस तरह के ना जो मजार होते उस पे जो स्त्रियों को जाने पे मनाही कर दी थी। वह गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। यह प्रश्न आ चुका है कि गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था, याद रखिएगा।
गुलरुखी को याद रखिएगा, गुलरुखी नामक से कविता कौन लिखता था? वो सिकंदर लोदी लिखता था। इसने उसके स्वयं के आदेश से आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ का फरहंग सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद कराया गया था। यानी आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका जब आप फारसी अनुवाद देखेंगे वो फरहंग सिकंदरी था, उसे फारसी भाषा में सिकंदर लोदी ने कराया था। संगीत पर प्रथम लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना करी थी। यानी जो संगीत के ऊपर उसने क्या किया था, एक ग्रंथ की रचना करवाई थी जिसका नाम था लज्जते ए सिकंदर शाही। याद रखिएगा, लज्जते ए सिकंदर शाही किसने की थी? वह ग्रंथ रचना थी संगीत की थी। पूछा जाएगा लज्जते ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है। अब आ रहा है नया शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसके ही समय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी में बहुत ज्यादा भूचाल आएगा, परिवर्तन आ जाता है यहाँ से। तो ये परिवर्तन का काल होता है। हिस्ट्री कोई तथ्यात्मक सूचनाओं का नहीं संग्रहण है, बल्कि जो हिस्ट्री वो आप देखेंगे, इतिहास आपका जो घटनाओं का जो मौलिक परिवर्तन है उसके बारे में एक सब्जेक्ट है। चलिए इब्राहिम लोदी के बारे में देखते हैं। इब्राहिम लोदी ने अत्यधिक कठोर नीति अपनाई थी। कैसी नीति? अत्यधिक कठोर नीति अपनाई थी। इब्राहिम लोदी ने असंतुष्ट होकर लाहौर के राज्यपाल दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। यह प्रश्न इससे पहले आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो वो दौलत खान ने दिया था। कौन था दौलत खान? वो इब्राहिम लोदी का राज्यपाल था जो कि लाहौर में उस समय स्थापित था। 1518 ईस्वी में घटौली की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी के बारे में हम अक्सर एक ही पराजय पढ़ते हैं 1526 का पानीपत की लड़ाई के बारे में, लेकिन घटौली का एक युद्ध हुआ था जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 18 तक की हराया था। कब? 1518 में। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और इब्राहिम दोनों आपस में लड़े थे। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। बाबर यहाँ से मुगल वंश की स्थापना करता है। अब चलिए देखते हैं, अब जो हमने पूरा पढ़ा उसके बारे में। अब प्रशासन, अभी तो हमने राजनीतिक व्यवस्था देख ली थी, अब हम प्रशासन देखेंगे। सबसे पहले किसका प्रशासन देखेंगे? दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे। खलीफा सैद्धांतिक प्रधान होता था। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने तो कभी कहते राजा की उपाधि ली ही नहीं थी, वो तो सिपा सलार की उपाधि लिया था। फिर आता इल्तुतमिश, फिर उसने खलीफा से अपने आप को वो किया था, प्रमाणित करवाया था। बलबन ने भी कराया था, लेकिन वहीं जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो ये सब मानने से मना कर देता है। तो अधिकतर जब आप शासनकाल में देखेंगे खलीफा का आपको प्रभुत्व नजर आएगा। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो कैसा था? खलीफा सैद्धांतिक प्रधान होता था। सुल्तान भौतिक एवं व्यवहारिक प्रधान होता था। जैसे कि आप देखेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति होता है, वैसे वहां पर खलीफा हुआ करता था उस समय, और जो इस समय यहाँ प्रधानमंत्री है वो जो वर्तमान में उस समय सुल्तान हुआ करता था। अब है शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। आपको पता है सभी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, किंतु शासन धर्मनिरपेक्ष कानून यानी जवाबतीत के आधार पर चलाए जाते थे, धर्म तंत्र के आधार पर नहीं। मतलब कि जो शासन होता था वो धर्मनिरपेक्ष होता था और किसी प्रकार से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता था। लेकिन बहुत से मायने में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं धर्म को प्रमोट करते हुए राजा मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, उसने जो है बहुत ज्यादा धार्मिक नीतियों का अनुसरण किया था, तो वो सब आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। अब आ गई इक्ता व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। इक्ता शब्द एक अरबी शब्द है, याद रखिएगा इक्ता शब्द एक अरबी शब्द है। इक्ता एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान होता है। क्या होता है? प्रशासनिक अनुदान होता है जिसमें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी कि आपको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाएगा, उस भूमि के टुकड़े से आप जितना राजस्व वसूलेंगे उससे आप अपने स्वयं का शासन चलाएंगे, और साथ ही साथ उससे जो अधिशेष बचेगा वो आप जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है उसे वापस करेंगे। तो ऐसे ही इसे ही इक्ता प्रणाली कहते हैं। इक्ता को लेने वाला इक्तेदार मुक्तिल वकील कहलाता है। तो इक्ता को लेने वाले जो का नाम क्या कहलाता है? एक इक्तादार
या तो मुक्तिल या तो वकील कहलाएगा। इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह हस्तांतरित होती थी। से वर्तमान में देखेंगे तो आप जो देखेंगे ना, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री कोई वंशानुगत नहीं होता है, वो कैसा होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। उस समय क्या होता था, जब किसी कोई प्रदेश में या कोई स्थान पर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता था, तो सेंटर में बैठी हुई जो सत्ता हुआ करती थी वो उसको हस्तांतरित करके दूसरी जगह भेज देती थी, और वो जो और वहां से किसी और को यहाँ बैठा देती थी। तो इसलिए ये वंशानुगत नहीं होता था, ये क्या होता था, हस्तांतरित होता था। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, बलबन ने शायद इसको कहते वो कर दिया था, वंशानुगत कर दिया था, लेकिन बाद में चेंज हो गया था। अब देखेंगे आपने, अपने वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था उसे केंद्र खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। जो इस समय आप देखेंगे राजस्व इकट्ठा होता था, और राजस्व में कई बंटवारा, उसके बाद जो पैसे बचते थे उसे फवाजिल कहा जाता था। उस फवाजिल को क्या किया जाता था, वह केंद्र खजाने में जमा कर दिया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदारों की व्यक्तिगत आय यानी वेतन एवं सैनिक का वेतन अलग अलग कर दिया था। तो एक जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने क्या किया था, तो जो पूरा वेतन मिलता था जो किसी भूमि से इक्तेदार से, उसमें जो है जो इक्तेदार होता था, इसे मुक्ति या वकील कहते थे, उसका वेतन उसमें फिक्स कर दिया था। फिर सैनिकों का वेतन फिक्स कर दिया था, फिर प्रशासनिक जो खर्च था उसका फिक्स कर दिया था। मतलब एक फिक्स व्यवस्था पे चलने लगा था। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादार को वंशानुगत बना दिया था। ये हाँ सॉरी, मैं बलबन बोल दिया था, फिरोज शाह तुगलक था। देखते आपको पता है, जो गयासुद्दीन तुगलक, फिर जो ये सब थे, ये सब कहते क्या करते थे, ये सब बहुत ज्यादा जो है धर्मनिरपेक्ष नीति में चल रहे थे। तो जब आप जानते हैं, जब प्रशासन में ऐसे कोई सत्ता बैठी हो जो जिसके ज्यादातर व्यक्ति कैसे हो, किसी धर्म विशेष को वो प्राथमिकता देते हो, तो जब कोई नया राजा बनता है तो उनको खुश करने के लिए इस तरह के कार्य करता था। तो वैसे ही उसमें जो देखेंगे फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक अपने जितने जो उलेमा उसके साथ बैठते थे या जो उच्च वर्ग के लोग बैठे, उनको खुश करने के लिए इस तरह का कार्य किया, और उसने धार्मिक नीति भी चलाई थी। लेकिन उसने जो इक्तादार को वंशानुगत कर दिया था, ये प्रश्न याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारों को वंशानुगत कर दिया था। अब है वाणिज्य और व्यापार नीति, देख लेते हैं। उसके बाद मोहम्मद हबीब ने सल्तनत काल को तृतीय नगरीकरण की संज्ञा दी। प्रथम नगरीकरण की संज्ञा में देखेंगे तो क्या आएगा, प्रथम में आपको हड़प्पा आएगा, द्वितीय में देखेंगे तो आपको क्या गुप्त काल में आप आ जाएंगे, तृतीय में आप देखेंगे तो क्या कौन आ जाएगा, तो इनको दे दिया है, मतलब मुगल काल को दे दिया है। मोहम्मद हबीब ने क्या किया है, सल्तनत काल को तृतीय नगरीकरण की संज्ञा दी है। आपको याद होना चाहिए तृतीय नगरीकरण की संज्ञा किसने दी थी सल्तनत काल को, तो मोहम्मद हबीब ने दी थी। अब सल्तनत काल में तकनीकी परिवर्तन क्या है वो देख लेते हैं। सल्तनत काल में कुएं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकसित किया गया, जिसे साकिया या राहट कहा जाता है। जिससे पानी जो एक चक्का लगा खींचा जाता है उसे, उसकी बात हो रही है। वस्त्र निर्माण तकनीक में परिवर्तन आया। तुर्क अपने साथ चरखा लाए। चरखे ने तकली का महत्व समाप्त नहीं किया, वरन तकली के परिक्रमण की विधि बढ़ा दी। जो उसमें चरखा में यूज होना था तकली, उसकी जो वृद्धि थी, उसके जो परिक्रमण काल, जो घूमने काल, तो उसमें वृद्धि कर दी थी। याद रखिएगा, जो तुर्क थे अपने साथ क्या लाए थे, चरखा लाए थे। वस्त्रों में ठप्पा या छपाई की तकनीक तुर्कों के साथ आई। वर्तमान में आप देखेंगे किसी वस्त्र में आप देखेंगे कोई ऐसे छाप, कोई कार्टून बना दिया जाता है, या किसी ब्रांड का लोगो बना दिया, किसी टी शर्ट में लोगो बना दिया जाता है, किसी पैंट में, तो वो जो ठप्पा लगता है वह किसका होता है, वह तुर्कों के द्वारा लाई गई एक तकनीक है। अब है स्थापत्य में चुनार, गारा और सुर्खी का प्रयोग किया जाता है। जब पहले क्या होता था आप देखेंगे, पहले के जमाने में, आज से 100 साल पहले की बात सोच लीजिए, हुआ क्या हुआ करता था, सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो ईंटों की जुड़ाई के लिए किसका प्रयोग होता था, तो चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग हुआ करता था। तो ये सीमेंट का काम करते थे। जब सीमेंट आ गई तो चूना, गारा और सुर्खी को प्रतिस्थापित करके सीमेंट का यूज होने लगा है। अब है घोड़ों के पैरों में लगाई जाने वाली नाल भी तुर्कों के आगमन में प्रयोग आई, क्योंकि तुर्क जब इंडिया में आक्रमण करते थे तो वह घोड़े से आते थे, उन्होंने घोड़े की रफ्तार और बढ़ाने के लिए तो उसमें नाल लगा दी थी। तो तुर्कों की यह देन है।
आप देखेंगे कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में कुछ देख लेते हैं। हाँ, और शासक और एक तरफ स्थापत्य कला है वो देख लेते हैं। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? इसने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनाया, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थल था ये। फिर कुतुब मीनार बढ़ाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इल्तुतमिश ने क्या बनाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। हाँ, तुर्की शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा जो कि दिल्ली में है। इल्तुतमिश की कुतुब मीनार का अधूरा काम को पूरा करवाया। फिर देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में बनवाया। गंधक का बावली जो महरौली स्तंभ है वो बनवाया। अब आता है बलबन। बलबन ने क्या कराया? बलबन ने देखेंगे तो लाल महल दिल्ली, बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा, इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था। उसने अलाई दरवाजा, शीरीन नगर, दूसरा दिल्ली से कहते हैं दूसरी दिल्ली। अब है हजारों स्तंभ वाला महल जो दिल्ली में बनवाया। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया? तुगलकाबाद का निर्माण कराया, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, इसने जहां पना नगर दिल्ली, आदिलाबाद का किला दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली। हाँ, फिर यही निजामुद्दीन औलिया का मकबरा में ही उसने क्या किया था? उसने रोक भी कुछ लगाया था। किसने? वो सिकंदर लोदी ने इसमें रोक लगवा दिया था। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इसने फिरोज शाह कोटला जो आप देख रहे हैं, इससे अभी वर्तमान में कोटला मैदान था ना, इसमें मैच होता था, उसका नाम बदल कर वो कर दिया गया है। पूर्व वित्त मंत्री जो हमारे जो गुजर गए उनके नाम से कर दिया गया था। अब दिल्ली खाने जहां तेलंगाना का मकबरा अष्टकोणी मकबरा का प्रथम उदाहरण है। सिकंदर लोदी वो है मोटा मस्जिद दिल्ली का है। अब सल्तनत कालीन सिक्के देख लेते हैं, शासक और प्रचलित सिक्के देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने क्या कराया था? इसने दिलही नामक सिक्के, और इसमें एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ घुड़सवार की आकृति थी, जो दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उनका नाम मोहम्मद बिन सास लिखा था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के को चलवाया। बलबन ने क्या किया? इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हो गई थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसने पहली बार प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक जो मुद्रा होती है उसको जारी करवाया। अदिल नामक कांसे का सिक्का जारी किया। कुछ विद्वान इसे टोकन करेंसी जो होता है वो भी कहते हैं। इसने सर्वप्रथम सिक्के पर कलमा खुदवाया। तो पूछेगा किस शासक ने सब सर्वप्रथम सिक्के पर कलमा खुदवाया? तो वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब फिरोज शाह तुगलक देखते हैं। इसने आधा एवं बीघा नामक सिक्के जारी करवाए। तो किसने? अधक एवं बीघा नामक सिक्के जारी करवाए। अब आ रहा है हमारा कि सल्तनत कालीन विभिन्न विभागों के बारे में देखने जा रहे हैं। दीवाने वजारत किस लिए था? ये वजीर का विभाग था। क्या काम करता था? वित्त संबंधित कार्य और लेखा प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। दीवाने अर्ज देख लेते हैं। ये सैनिक विभाग था, बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण आदि करता था। दीवाने जो रिसालत था वह विदेशी विभाग और धार्मिक विभाग था। विदेशी संपर्क एवं कार्य करता था। दीवाने इंशा या दीवाने अशरफ किस लिए था? शाही सचिवालय था। शाही घोषणा एवं पत्रों के मसौदे तैयार करना, शाही घोषणा को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों को पत्र भेजना। दीवाने कोही किस लिए था? कृषि विभाग था, से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि भूमि का विस्तार करना, माल गुजारी को सुदृढ़ करना था। अब दीवाने मुख्तर खाज क्या था? ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। बकाये भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व को एकत्रित करना, साथ ही साथ अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना और उन्हें वसूलना भी इसका काम था। अब आता है दीवाने ए इस्तेहाक। कैसा था? ये पेंशन विभाग था। किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मतलब क्या होता है? अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वीजा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों को आश्रय में आश्रितों को मदद देना। जो
मतलब कि सैनिक मर जाते थे, उनके घर परिवारों को जो आर्थिक सहायता दी जा सकती थी वो सब करता था। अब है दीवाने ए बंदगान, ये क्या था? ये दास विभाग था। किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। किस लिए? दासों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना था। अब उसके आगे देखेंगे कि सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य देख लेते हैं क्या क्या थे। अब पहला है, आप देखेंगे कि अधिकारियों का नाम, फिर कार्य, अधिकारियों का नाम और कार्य ने 2 बार इसमें लिखा हुआ है। तो ये इसमें से बस एक इंपॉर्टेंट एक टर्म उठाएगा, पूछेगा ये किससे संबंधित है बस। आरिजे मुमाली कैसे था? सैनिक विभाग का प्रधान होता था, सैनिकों की भर्ती का प्रमुख कार्य करता था। अब दीवाने हजीब क्या होता था? ये दरबारी भ्रष्टाचारी के नियमों को लागू करता था। शिष्टाचार का जो नियम होता था कि कैसे कैसे पूरा दरबार चलना है, दरबारियों में कौन कौन आएगा, कैसे कैसे आएंगे लोग, इसके बारे में पूरा नियम बनाता था। अब सद्र उस सद्र क्या था? धार्मिक मामले प्रधान। अमीर ए बहरा क्या था? आंतरिक आंतरिक नौकायन तथा जलमार्ग का निरीक्षण करता था। वकील ए दर क्या था? यह राजा का व्यक्तिगत व प्रमुख हुआ करता था, जो घरेलू कार्य से संबंधित। अमीर ए तुजुक क्या था? उत्सव के आयोजन से संबंधित था। बरीद ए मुबालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सहना ए मंडी, अब बाजार नियंत्रण, साथ ही साथ माप बट्टा जो होता था कि उसके माप तौल के लिए कैसे नहीं, कोई बट्टा कम वजन का है, उससे संबंधित था। शाह ए मंडी। अब है मुहतब सीब क्या था? शरीयतों के अनुसार लोगों के आचरण और निरीक्षण करने का अधिकार। शरीयत क्या था? एक मुसलमानी कानून हुआ करता था। कोतवाल क्या होता था? कोतवाल जो होता था वो शहरों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता था। जैसे कि आप लोग ना किसी जिला में जो डीजीपी ये सब होते हैं ना, पूरे शांति व्यवस्था और कोई हरकतें तो नहीं हो रही उसको ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे। और उसके आगे देखेंगे मुतरसिफी जो था वो कारखानों की देखभाल, नियंत्रण, हिसाब का लेखा जोखा को तैयार करता था। शहन ए पील, ये हाथियों की सेना का प्रमुख था। अमीर ए आखुर, ये अश्वाला का प्रधान था, जहाँ घोड़े वोड़े रहते थे। अफसर ए जानदार क्या था? ये सुल्तानों के अंगरक्षक का प्रमुख होता था। जैसे कि इस समय एसपीजी कमांडो होता है ना, उनका जो प्रमुख होगा उसे उस जमाने में कहा जाएगा सर ए जानदार कहा जाएगा। अब है कारकुन क्या कहते हैं? तो भूमि का हिसाब रखने वाले को कारकुन कहते हैं। समझ रहे? ऐसे कि जो ग्रामीण अधिकारियों में होते हैं जो भूमि का क्या कहते हैं उसे, लेखपाल। लेखपाल कानून को मतलब लेखपाल, कहीं कहीं ये कानून को आप देखेंगे वर्तमान में भी चलता है। अब इसके बाद है मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना एवं रचनाकार के विषय में। ये जो आपका साइंस और साइंस ट्रैक कह रहा हूँ, ये जो कल्चर पर्सपेक्टिव होंगे उससे संबंधित हो जाएगा। जो कल्चर में आपको बुक पूछा जाएगा उससे संबंधित हो जाएंगे। तो पहली बुक जो आप देखेंगे, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। क्या विषय है इसमें? भारत में धार्मिक सामाजिक जीवन और विस्तृत वर्णन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या की है। राजतरंगिणी किसके की है? कल्याण की। विषय क्या है इसमें? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहासों का सजीव वर्णन किया गया है। अब है गोंडवाहा, ये वाकपति की है। कन्नौज के शासक यशोधर्मन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब रामचरित ये किसकी है? रामचरित ये संध्याकर नंदी की है। पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन संबंधित चर्चाओं के बारे में है। अब उसका तबकात ए नासिर किसकी है? मिनहाज उर सिराज की है। इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबर का वर्णन और मुसलमान का इतिहास को बताया गया है। तबकात ए नासरी में बताया गया है, जिसका मिनहाज उस सिराज इसके लेखक थे। अब उसके आगे देखेंगे कि तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्दीन की है। इसमें बलबन की सत्ता में आने से प्रारंभ होने वाली घटनाओं का वर्णन है। अब है खजानयन उल फुतुह किसका है? अमीर खुसरो का है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में वर्णन मिलता है। तुगलकानामा किसका है? ये अमीर खुसरो का है। इसमें क्या बताया गया है? वंश, तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। अब लेकिन नूर सिपह सरार ये अमीर खुसरो का है। भारत में जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन हुआ है। अब फुतुह उस सलातीन किसका है? ये इसामी का है।
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य के संस्थापन के बारे में घटनाओं का उल्लेख है। फतवा ए जहांदारी, ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, इसमें सल्तनत कालीन धार्मिक दर्शन और प्रशासन का उल्लेख है। अब आता है किताब उल रहला, ये इब्ने बतूता का है जो मोरक्को अफ्रीका से आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रश्न, प्रशासन और सामाजिक जीवन से संबंधित है। अब है तारीख ए शेरशाही। अब देखिए इसमें किससे क्या संबंधित, इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट मैंने ये चीज देखी, मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह है, मैं उसको सिर्फ बता दूंगा, लेकिन ज्यादा है नहीं, देख लेते चार्ट में क्या जा रहा है। अब्बास ए शेरवानी, अकबर के आदेशों पर उसके दरबार में लगाई में लिखी गई थी। शेरशाह के शासन और प्रशासन के कार्यों की अच्छी जानकारी मिलती है। अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। यह 3 भाग में है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासक के इतिहास एवं दूसरे भाग में अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। तीसरे भाग में आईने ए अकबरी कहलाता है। इसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम आदि की जानकारी मिलती है। यानी प्रथम भाग में देखेंगे तो आप अकबर से पहले के शासनकाल में राजा उनके बारे में, द्वितीय में अकबर के बारे में, तृतीय में अकबर द्वारा जो जो कानून या नियम बनाए गए उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब उसके बाद देखेंगे पदशाहनामा। क्या है पदशाहनामा, इसमें मोहम्मद आमीन, काजवी अब्दुल्ला, हमीद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस हैं। अब है शाहजहां के काल का इतिहास है। हाँ, मोहम्मद अमीन काजवी ने शाहजहां के 10 वर्ष के इतिहास लिखा। इसके पश्चात अगले 10 वर्षों का विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया। मोहम्मद वारिस ने शाहजहां में संयुक्त इतिहास का वर्णन किया, परंतु 20 वर्ष के बाद इतिहास उसका स्वतंत्र होकर लिखा गया। अब है नुख ए दिलकुशा, यह किसके, भीमसेन की पुस्तक है। औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन तथा मुगल और मराठा के संघर्ष का उल्लेख करती है। अब उसके बाद देखेंगे बल्लाहरा चरित्र जो है वो आनंद भट्ट की है। इसमें बंगाल में सेन शासक का वर्णन के बारे में मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन एवं संयोगिता संग उसके प्रेम का वर्णन तथा मोहम्मद गोरी द्वारा उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाना, शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी को मार डालने का आदि का वर्णन है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे क्या है, बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। 1 मिनट के पानी को लेते हैं। चलिए बहमनी साम्राज्य देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निरंतरता, विद्रोह और अशांति का परिणाम थी। तुगलक सम्राट द्वारा दक्षिण में नियुक्त आमीर ए सादा ने अराजकता की शांति का लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया। इसका देखकर दौलताबाद के अमीर ने दौलताबाद दुर्ग पर अधिकार कर अफगान इस्लाम मख को नसरुद्दीन शाह की उपाधि से अपना शासक घोषित कर दिया। अब है इस्माइल मख एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह सरल स्वभाव का था, इसलिए उसने अपनी इच्छा से अलाउद्दीन के पक्ष पे अपना पद त्याग दिया। सरदार और अमीरों ने 1347 ईस्वी में जफर खां यानी हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर अपना शासक घोषित कर दिया। कालांतर में बहमनी में 5 नए राज्य का उदय हुआ जो निम्नवत है। बीजापुर का आदिल शाह 1489 में संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है। अब है अहमदनगर का निजाम शाही राज्य जो 1490 ईस्वी में संस्थापक मलिक अहमद है। उसके बाद देखेंगे बरार का इमाद शाही राज्य जो 1484 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा एवं 1490 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। संस्थापक फतह उल्लाद इमाद हैं। अब आगे देखते हैं गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य 1518 ईस्वी में संस्थापक कुलीन कुतुब शाह है। बीदर का बरीद शाही राज्य जो
26 ईस्वी में संस्थापक कौन है? अमीन अली वृद्ध है। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे इस नगर की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में यह स्वतंत्र हुआ। विभिन्न राजवंश में संगम वंश देख लेते जो 1336 से 1485 के बीच रहा। इसमें सालुक वंश 1485 से 1505 के बीच। फिर तुलुक वंश आता है 1505 से 1570 के बीच। अरविंदो वंश आता है 1517 से 17वीं शताब्दी के बीच। इसकी स्थापना 1326 में हरिहर और बुक्का के समय हुई थी। हरिहर प्रथम ने 1346 ईस्वी में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया था। हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया। देवराय प्रथम के समय में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती सेना में की गई थी। देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ रहते थे जिन्होंने हरि विलासन की रचना की। विरूपाक्ष सेकंड जो था वो संगम वंश का अंतिम शासक था। ये प्रश्न आ चुका है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था। अब आ रहा है क्या सालुक्य वंश आता है जो है 1485 से 1505 के बीच। सालुक नरसिंह सालुक वंश का संस्थापक था। सालुक नरसिंह की मृत्यु के बाद इमाम डी नरसिंह गद्दी पर बैठा और इसका संरक्षक नरसा नायक था। अब आता तुलुक वंश 1505 से 1570 तक। वीर नरसिंह ने इमाम डी नरसिंह को मारकर तुलुक वंश की स्थापना की। इसकी मृत्यु के बाद अनुज कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठ गया और महान शासक था। कृष्णदेव राय जो 1509 से 1530 के बीच देख लेते। इसकी उपाधि थी अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन भोज और स्थापनाचार्य आदि है। कृष्णदेव राय ने जमाबवती कल्याणम यानी संस्कृत, फिर है अमुक्त मालयाद तेलुगु भाषा में राज्य व्यवस्था पर तथा उषा परिणम नामक नाटक लिखा। अस्त दिग्गजी तेलुगु के 8 विद्वान इसके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि कौन था? पेड्डनाना थे जो तेलुगु कविता के पितामह कहा जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अब इसके बाद है इसमें हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। अब विजयनगर प्रशासन के बारे में एक नजर देख लेते हैं और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या बनाएंगे? नेक्स्ट वीडियो से हम मुगल वंश के बारे में देखेंगे। राजा का पद सर्वोच्च होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रियों को दंडा नायक की उपाधि थी। तो जो मंत्रिपरिषद उसे क्या कहा जाता? दंडा नायक कहा जाता था। संपूर्ण राज्य का विभाजन मंडल, वलनाडु, नाडु, मेलग्राम और उर में कहते थे। सबसे छोटा जो उर होता था, सबसे बड़ा मंडल हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा और इनका क्रम याद रखिएगा। क्रम से लगाने को आता है मंडल, वलनाडु, नाडु, मेलग्राम और उर। फिर से याद करिए, आता है सबसे पहले आपका देखेंगे मंडलम, फिर वलनाडु, नाडु, फिर उसका मेलग्राम, फिर उर। याद रखिएगा। अब है विजयनगर प्रशासन की विशिष्ट न्यायकार व्यवस्था थी जिसमें सैनिकों की सेवा में बदले अमरण नायकों की भूमिका दी जाती है। उनका कार्य इस भूमि को उपजाऊ बनाना, तालाब का निर्माण करना इत्यादि था। जो इस समय वर्तमान में सर्वेक्षण होता है ना, भूमि सर्वेक्षण, वो कार्य उनका होता था। अयंगार व्यवस्था विजयनगर की ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी जिसमें 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथ में वास्तविक सत्ता होती थी। इससे चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया कमजोर पड़ गई और साथ ही साथ सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था, ना कि इनके प्रमुख महादंडानायक होते या कहलाते थे। इस तरह की समाप्त हुआ। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में समाप्त करता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।